नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया। आज के अपराध की घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से है। झांसी जिले में कस्बा है मऊ रानीपुर। और ये बता दूं मैं, ये घटना बिल्कुल हालिया है, कल की घटना है। 17 फरवरी को सुबह सुबह मऊ रानीपुर थाने पर गांव के लोगों ने सूचना दी। डायल 100, जिसे अब 112 नंबर कहते हैं, 112 के कंट्रोल रूम पे बार बार ये सूचना आई कि गांव भदरवारा के रहने वाले काशीराम अहीरवार, इनकी घर में हत्या हो गई। डेड बॉडी घर में पड़ी है। पता इसलिए नहीं लगा कि उनके ठीक पड़ोसी के यहाँ कल ही रात में एक लड़की की शादी थी। सीओ मऊरानीपुर राजेश राय, इंस्पेक्टर, एसपी रूरल, ये सारे लोग वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही मृतक की पत्नी और उसकी एक 19 साल की बेटी, मृतक की पत्नी लाड़कुंवर और 19 साल की एक बेटी, ये लाश के पास बैठी हुई थी। पुलिस ने अपनी पूछताछ शुरू की। इसके पहले कि पुलिस कोई सवाल पूछती, पत्नी लाड़कुंवर ने बताया कि साहब, मैंने और मेरी बेटी ने मिलके इसे डंडों से पीट पीट कर मारा है। करीब 1 घंटे बाद हम लोगों ने ये नोटिस किया कि ये मर गया। हम लोग इसके पास ही बैठे रहे। बगल में चूंकि शादी हो रही थी, बेटी की शादी थी, चहल पहल थी, बहुत धूम धड़ाका था। 1 घंटे में हमें ये लग गया कि अब ये जिंदा नहीं हो सकता। हम दोनों रोने लगे। सवेरे जब पड़ोस में लड़की की विदाई हो गई तो लोगों ने पूछा कि पूरी रात बगल वाले घर में लोग क्यों रोए। महिलाएं दोनों, यानी लाड़कुंवर और उसकी बेटी क्यों रो रही थी, पता किया जाए। पड़ोस के लोग आए। पड़ोस के लोगों को भी हमने यही बताया कि हमने इसको मार दिया है। पुलिस भी उसकी बात को सुन के थोड़ा अचंभे में आई कि महिला स्वयं बता रही है। न उसने छिपाने की कोशिश की, न उसने पुलिस को घुमाने की कोशिश की, न उसने लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश की, न ही उसने फैक्ट्स में जरा सा भी तोड़ मरोड़ की ताकि पुलिस को कुछ दूसरा समझ में आए। बहरहाल पुलिस ने अपना काम किया। जब पता ही लग गया कि किसने मारा है तो किस बात का डॉग स्क्वाड और किस बात की फॉरेंसिक टीम, लाश का पंचनामा किया गया, पंचायतनामा किया गया। लाश को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लाड़कुंवर और उसकी बेटी दोनों को थाने पर लाया गया। सीनियर अफसर्स जब आए वहां पर सीन ऑफ क्राइम को विजिट करने के लिए, तो सबकी ये उत्कंठा थी कि मां बेटी ने आखिर क्यों मारा होगा और क्यों इतना फ्रैंक कन्फेशन ऑफ क्राइम उन्होंने पुलिस के सामने, गांव के सामने, पड़ोसियों के सामने, टोले मोहल्ले के सामने कर लिया। कभी कभी सच अगर बहुत जल्दी सामने आ जाए तब भी शक होता है। बहरहाल महिला पुलिस अधिकारी जो झांसी की थी, उन्होंने और महिला थाना की अध्यक्षा ने, इन लोगों ने इससे पूछताछ शुरू की। उसने ये बताया कि साहब, ये शराब पीने का आदी है। उम्र इसकी करीब 40 साल है और हम लोगों की शादी कोई 20-22 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन तक ये बिल्कुल ठीक था, तब इसे कतई शराब वराब पीने की आदत नहीं थी।
काम के सिलसिले में ये पंजाब गया और पंजाब से जब लौट के आया तब ये पूरी तरह शराबी हो चुका था। शराब पीने को लेके घर में लगभग रोज झगड़ा हुआ करता था। साल में एक बार या दो बार ये आता था, लेकिन घर का, बेटी की पढ़ाई का, खाने का सारे खर्चे ये वहन करता था, भेजता था। उसमें कभी कोताही नहीं की। किसी की तबीयत खराब हो, किसी रिश्तेदारी में शादी ब्याह हो, ये पैसा पूरा भेजा करता था। बीती रात के बारे में उसने बताया कि बीती रात में पड़ोस में जिस लड़की की शादी थी, उसकी डोली हमारे दरवाजे के सामने सजा के रखी गई थी कि सवेरे इसी में बेटी विदा होकर जाएगी। इसी बीच रात करीब 9 बजे ये शराब पीकर आ गया। आते ही इसने डोली के फूल नोचने शुरू कर दिए। लाड़कुंवर ने कहा कि हम माँ बेटी बाहर आए और बताया कि पड़ोसी की बच्ची के लिए तैयार की गई डोली है, तुम इसके फूल नोच रहे हो, तोड़ दोगे, सुबह ये किस में विदा होगी, गांव की बदनामी होगी। वो नहीं माना। मैं उसे पकड़े रही कि वो उस डोली को खराब न करे। बेटी ने जाके पड़ोसी से रिक्वेस्ट की कि इसको यहाँ से कहीं दूर हटा दें डोली को, वरना ये तोड़ देगा, हम लोग कब तक इसे पकड़ कर बैठेंगे। बहरहाल शादी ब्याह का दिन था। सब लोग जानते थे कि ये शराब पीने का आदी है। लोगों की जानकारी में हो गया कि आज शराब पी कर आया है और इसलिए डोली को किसी दूसरे के घर के सामने या किसी दूसरे जगह पर उन लोगों ने वहां से स्थापित कर दिया, हटा दिया। जैसे ही पड़ोस के बच्चे, कम उम्र के बच्चे जो 4-6 बच्चे थे, वो डोली को उठा के सुरक्षित जगह ले जाकर रखने लगे, उसने माँ और बेटी दोनों को भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू की, मारपीट करने लगा। लाड़कुंवर का यह कहना है कि इस बीच में मैं जल्दी से खाना इसका लगाने लगी कि जल्दी खाना लगा लूं, खाना खा के ये सो जाए। पड़ोस में शादी है, फिर कोई ड्रामा करेगा, कोई नाटक करेगा और बिना बात के हमारी भी बदनामी होगी। बारात आई हुई है बाहर से, उसमें हमारे गांव की बदनामी होगी। ये सोचकर मैं खाना बनाने लगी और खाना तैयार करने लगी, उसका लगाने लगी कि वो खा के सो जाए। तभी मुझे आंगन में अपनी बेटी की चीखने चिल्लाने की आवाज आई। आधा खाना लगाकर मैं भागकर भीतर देखने गई। मैंने देखा कि मेरे पति ने बच्ची के कपड़े फाड़ दिए हैं, यहां तक कि उसके अंतः वस्त्र भी फाड़ दिए हैं और बलिष्ठ था, शरीर से मजबूत था और उसने बच्ची को जमीन पर गिरा दिया। अपनी ही बेटी को, 19 साल की बेटी को। लाड़कुंवर ने कहा कि मुझसे देखा नहीं गया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। घर में जो लाठी रखी हुई थी, उसी लाठी से मैंने ऊपर से इसके सिर पे प्रहार किया और पूरी ताकत लगा के प्रहार किया। ये गिर पड़ा, बेहोश हो गया। बेटी उसकी चंगुल से छूटी, वो भी एक डंडा ले आई और मां बेटी दोनों ने उसके शरीर पर तब तक डंडे बरसाए जब तक कि वो इंश्योर नहीं कर लिया कि अब ये जिंदा नहीं बचेगा। थोड़ी देर बाद मां बेटी दोनों उसके शव के पास जाकर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। देखा कि शायद वो मर गया है। मां बेटी दोनों उसके लाश के पास बैठी रही और शायद उनको अपनी गलती का एहसास या पश्चाताप या प्रायश्चित जो भी हुआ हो, वो दोनों ही रोने लगी। और ये रोने का सिलसिला सुबह तक चलता रहा। कतई वो कहीं और नहीं हिली, उसके पास काशीराम के पास ही वो बैठी रही। चूंकि वैवाहिक कार्यक्रम था, रोने की आवाज उतनी प्रोमिनेंट नहीं हुई। गांव थोड़ा बड़ा था तो लोगों को लगा कि कोई बात हुई होगी, पहले बेटी को विदा कर दें, तब अगर कोई झंझट हुई है, कोई पचड़ा हुआ है तो उसको बाद में देखेंगे। यही होता भी है सामान्य से।
गांव में अगर कोई ऐसी परेशानी, ऐसी दिक्कत या कोई ऐसी उलझन होती है तो पहले पूरा गांव लग के ये कोशिश करता है कि बेटी की बारात चली जाए, विदाई हो जाए, फिर इससे निपटेंगे। जैसे ही बेटी की विदाई हो गई पड़ोस के यहाँ, लोगों ने उस घर में प्रवेश किया। क्या बात है, पूरी रात से क्यों रो रही हो? सामने देखा, कांशीराम की लाश पड़ी थी। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? मां बेटी ने कहा हम ही लोगों ने मारा है, हम दोनों ने मारा है, लाठियों से मारा है, वो रही लाठियां। खैर जैसे ही ये पता लगा, वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्मेशन गई, कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन गई, पुलिस आ गई। पुलिस को भी यही बात लाड़ कुंवर ने बताई। लेकिन बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश वाली बात, या बेटी के सारे कपड़े उतार देने वाली बात, या उसे जमीन पर पटक देने वाली बात, ये जरूर लाड़ कुंवर ने सब लोगों के सामने नहीं बताई। और पुलिस को यह एहसास हो गया कि ये कुछ और बताना चाहती है। इसीलिए जब बॉडी को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया तो पुलिस उन दोनों को थाने पर विस्तृत पूछताछ के लिए ले गई, जहां पर उन दोनों ने, मां बेटी ने, आप बीती सुनाई। कैसे उन्होंने ये अपराध किया, क्यों किया, क्या कारण था, क्या परिस्थितियां थीं, इन सब का जितने भी सवाल पुलिस ने पूछे उन सब का सेटिस्फैक्टरी जवाब दे दिया। कोई शंका किसी के मन में नहीं रही कि इनकी बातों को वेरीफाई करने के लिए और कुछ शेष है या और कोई बात करनी है। बात हो गई। कल उनकी लिखा पढ़ी हुई, आज यानी कि 19 तारीख को सुबह हो सकता है उन्हें जेल भेज दिया गया हो या शाम को भेज दिया गया हो। बहरहाल आज ही वो जेल भेजी गई होंगी दोनों। पुलिस ने उनको डिटेन करके जब पूछताछ थाने पर शुरू की, तभी मृतक कांशीराम की मां कौशा देवी अपने 2 रिश्तेदारों के साथ थाने पर आई। क्योंकि जो बात लाड़ कुंवर ने बताई थी, अपने पति को मारने वाली उसकी बेटी ने बताई थी, पुलिस इस बात से कन्विंस हो गई, गांव पूरा पहले से ही कन्विंस था कि मां बेटी के सामने ऐसी परिस्थिति में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और गुस्से में कह लें, फिट ऑफ एंगर में कह लें, रिएक्शन में कह लें, परिस्थिति को देखकर किया गया अपराध कह लें, इस वजह से ये अपराध हुआ है। किसी ने न कुछ छिपाने की कोशिश की, न किसी ने बरगलाने की कोशिश की। तो सभी मुतमईन थे कि ये अपराध 304 यानी 304 आईपीसी, जिसको आप कहते हैं गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है। सबकी सहानुभूति मृतक के बजाय मां और बेटी से थी। लेकिन तभी मृतक की मां कौशा देवी थाने पर पहुंच गई और वो एक तहरीर लेकर आई। तहरीर का लब्बो लवाब ये था कि मेरे बेटे की पत्नी और उसकी बेटी ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। चूंकि मृतक की मां थी, पुलिस इस तहरीर को डिनाई नहीं कर सकती थी। कारण भी जिस किसी विद्वान ने लिखवाया था, जिसके संपर्क में आई होंगी उनकी मां, या जिस किसी ने ज्ञान दिया होगा, कारण भी लिखवाया कि साहब ये 8 महीने पहले इसी तरह से इसकी पत्नी ने इससे झगड़ा किया था, तो ये पंजाब चला गया था नौकरी करने, और अभी 7 दिन पहले ही ये लौट कर आया था। इसके लौट के आते ही फिर वही शुरू हुआ
जब ये शराब, अच्छा वो बहुत शराब का कारण उन्होंने उसमें उल्लेख नहीं किया कि जब ये लौट के आया फिर उसने झगड़ा किया, खाना नहीं दिया, गांव में किसी दूसरे के यहां जाके मेरी बेटी ने खाना खाया और ये झगड़ती रहती थी। कल रात भी इसने इसी तरह झगड़ा किया और माँ बेटी दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की हत्या कर दी। अपराध हत्या की धारा 302 आईपीसी में पुलिस को लिखना ही पड़ा, लिख लिया गया और आज जब ये जेल भेजी जाएंगी तो 302 आईपीसी यानी हत्या के अपराध में इन्हें जेल भेजा जाएगा। आज की घटना, आज मां बेटी ने पीट पीट कर पति को मार डाला। ना तो इन दोनों ने चोरी से मारा, ना मार कर छिपाया, ना झूठ बोला, ना इधर उधर की बरगराने वाली बात की। पहले सही बात पड़ोसियों को बताई, फिर वही बात पुलिस को बताई। कारण जो बताया वो किसी के साथ भी होता तो वो भी वही करता जो इन मां बेटी ने किया था। दोनों ने जो कुछ भी किया ईमानदारी से उसको कबूल किया, ईमानदारी से वो सारे कारण, सारी परिस्थितियां बता दी, ईमानदारी से ये भी बता दिया कि कैसे उन्होंने इसको मार दिया। यानी अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस प्रॉपर हों, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस का प्रॉपर इस्तेमाल करें इन्वेस्टिगेशन में, तो ये मामला 304 आईपीसी का बनता है, गैर इरादतन हत्या का, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जो इसकी डेफिनेशन दी हुई है। जो 302 यानी हत्या के अपराध से, इसीलिए इसमें सजा थोड़ी कम रखी गई है। हत्या के अपराध में कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड के प्राविधान है, लेकिन 304 में जो सजा है वो आजीवन कारावास की है। तो ये अंतर है, क्योंकि कानून भी यही कहता है या यही एम्फेसाइज करता है कि अगर हत्या को हत्या के इंटेंशन से मारा गया, कोल्ड ब्लडेड जो वर्ड इस्तेमाल किया कि पूरी साजिश रच के कि इसे मारना ही है तब मारा गया, तो वो हत्या इरादतन हत्या है, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। लेकिन ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि उस व्यक्ति की हत्या का इरादा न होते हुए भी, कि इरादा नहीं है लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, चोट उसको इतनी लग जाए कि उसकी मृत्यु हो जाए, उसे गैर इरादतन हत्या कहते हैं। इंग्लिश में जो उसका जो डेफिनेशन दी है वो ये है कि whoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment for life। यहां पर जो परिस्थितियां थीं कि मां बेटी उसकी आदतों से तंग थी, लेकिन हत्या का इरादा बिल्कुल नहीं रहा होगा। तात्कालिक परिस्थिति मां के सामने ये हुई कि उसकी बेटी के कपड़े फटे हुए थे और उसका पति उसके साथ कुचेष्टा कर रहा था, तो उसने अपनी बेटी को इस चेष्टा या कुचेष्टा से बचाने के लिए कि ऐसा कुछ शर्मनाक न हो जाए जिससे उसकी, उसके परिवार की, बच्ची की, सबकी बदनामी हो, उसने उसे ऐसा करने से रोकने के लिए सिर पर लाठी से वार किया और वो मर गया। यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक थी, सभी इस बात से एग्री करते थे। गांव का आदमी अब ऐसा नहीं है कि अनपढ़ है, गंवार है, आप उसे समझा लेंगे, उसे खुद ही समझ में आ गया कि किसी के साथ भी ऐसा अगर हुआ होता तो वो यही करता जो मां बेटी ने, लाड़को और उसकी बेटी ने किया है। पेच यहां ये फंसा कि मृतक की मां की ममता जाग गई, मां है कि साहब मेरे बेटे को
हालांकि वो उसी घर में रह रही है, 20-22 साल से अपनी बहू और बेटी के साथ रह रही है। बहू भी चूंकि ये नौकरी के सिलसिले में बाहर रहता था, पंजाब चला जाता था, बहू अपनी सास की सेवा भी करती थी। बेटी अपनी दादी की देखभाल करती थी, उनकी समय समय पर जो जरूरत है वो पूरी करती थी। लेकिन फिर भी मां की ममता, ऐसी ममता उमड़ी कि उसे ये सब नहीं दिखाई दिया कि ये परिस्थितियां क्या थीं और क्यों मारा गया उसका बेटा। उसने कहा, ना, मेरे बेटे को मेरी बहू और मेरी ग्रैंड डॉटर नतनी ने मिलकर मार दिया। चूंकि तहरीर हत्या की दी और मां ये तहरीर दे रही है, पुलिस ने 302 आईपीसी में, यानी हत्या के अपराध में, ये एफआईआर दर्ज की। अब देखिए जरा सा कि मां बेटी जेल में होंगी, ससुराल वाले कतई पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि मृतक की मां अभी भी वहीं पर है, उसका परिवार वहीं पर है। कतई पैरवी नहीं करेंगे कि साहब इसकी उतनी गलती नहीं है, परिस्थितियां ऐसी थी, मेरे बेटे की ऐसी आदत थी, कभी नहीं कहेंगे अदालत में। और मायके के लोग कितना इसमें पैरवी करते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों को अभी जेल में ही रहना होगा। ट्रायल तक अगर सद्बुद्धि किसी को आ जाएगी तो तभी शायद कुछ बात बन सकेगी। आज की जो घटना है, उस घटना की जड़ भी शराब ही है। बहुत बार मैं बता चुका हूं कि शराबी की जान चली गई इसी शराब में, और पत्नी और इकलौती बेटी जेल में होंगे। ये शराब जाने कितने अपराधों की जननी है, गिनती नहीं है। जाने कितने मैंने आपको इसके क्राइम के बारे में बताया होगा, जिनमें केवल और केवल शराब के कारण शर्मनाक से शर्मनाक, बड़ी से बड़ी, दर्दनाक से दर्दनाक, बहुत ही क्रूएल हत्याएं हुई हैं। लेकिन इसी शराब से सरकारों को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, सरकारों को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, सरकारों को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। इसीलिए शायद सरकारें शराबबंदी जैसे कड़े कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाती। हालांकि कुछ राज्यों में देश के शराबबंदी कड़ाई से लागू है, लेकिन जितनी ज़्यादा शराबबंदी होती है, पियक्कड़ों को उतना ही मजा आता है। उसका उदाहरण है, आईएस जौहर साहब का नाम सुना होगा पुराने लोगों ने, बहुत अच्छे कॉमेडियन थे बॉलीवुड के। बहुत ही, जैसे शालीन कॉमेडी है कहते हैं, फूहड़ कॉमेडी नहीं, शालीन कॉमेडी है, तंज है, सिस्टम पर तंज है। ये आईएस जौहर साहब का सिक्का चलता था उस जमाने में, 80 और 90 के दशक में। उन्होंने 1974 में एक फिल्म खुद डायरेक्ट की, आईएस जौहर की बनाई हुई, यानी वो डायरेक्टर थे, फिल्म बनाई 5 राइफल्स। उसमें एक गाना है जो किशोर दा ने गाया है। फिल्म की उस स्टोरी के मुताबिक कहीं शराबबंदी रही होगी, और शराबबंदी में इन पियक्कड़ों की चांदी कैसे होती है, इसका जिक्र इस गाने में है। और ये दुख है कि सरकार ने जब से ये शराबबंदी खत्म कर दी है, आप मानिए न मानिए, मैंने पीना ही छोड़ दिया है। ये उस सॉन्ग का थीम है। मैं उसका लिंक शेयर कर रहा हूं कम्युनिटी पर, आप सुनिएगा जरूर, क्योंकि जो नई पीढ़ी है शायद उसने इस सॉन्ग को ना सुना हो। क्योंकि नई पीढ़ी जो अभी 20-22 से लेके 30-35 साल के लोग हैं, वो, उनको जो मौजूदा दौर के गाने हैं वो इतने पर्याप्त हैं कि उन्हें पुरानी फिल्मों की गानों में कोई रुचि नहीं रही होगी। मैं इसीलिए नई पीढ़ी के लिए ज़्यादातर पुराने गाने ही आपको उस
अपराध की समझ को जानने के लिए बताया करता हूं कि सुनिएगा जरूर कि जब शराब बंदी कर दी जाती है, यानी शराब प्रतिबंधित कर दी जाती है, तब पियक्कड़ों का रिएक्शन, और जब ये बंदी खत्म, प्रतिबंध खत्म कर दिया जाता है, तब पियक्कड़ों का रिएक्शन, ये दोनों ही इस मूवी सॉन्ग में दिखाया गया है कि जब से सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी, मानो या ना मानो मैंने पीनी छोड़ दी। आईएएस जौहर साहब की फिल्म है, बहुत अच्छी कॉमेडी वाली फिल्म थी, कहीं मिल जाए तो पूरी फिल्म देखिए, 5 राइफल्स। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि शराब ही हमेशा अर्थ का अनर्थ कर देती है। तो मैं फिर एक बार कहूंगा कि आशा है मुझे पूरी कि आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।